दोस्तों, अगले 48 घंटे ईरान और अमेरिका के इस युद्ध में सबसे निर्णायक होने जा रहे हैं। इन 48 घंटों में कुछ भी बड़ा हो सकता है जो जंग का रुख बदल दे, क्योंकि एक तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई हैं, जिन्हें मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है, और दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू हैं जो बेचैनी में कुछ भी कर सकते हैं। अब इमाम खामनाई के बेटे मुस्तफा खामनाई को कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स यानी धर्म गुरुओं ने चुना है, लेकिन सच्चाई यह है, ज़मीनी सच्चाई यह है कि मुस्तफा के पीछे इस्लामिक सेना, ईरान की जो रिवोल्यूशनरी इस्लामिक आर्मी है, उसका ज़बरदस्त समर्थन था, क्योंकि जंग के इस नाजुक मोड़ पर इस्लामिक आर्मी को मुस्तफा जैसा जोशीला सुप्रीम कमांडर चाहिए था। अब इस भयानक युद्ध में जहां ईरान दुनिया की दो न्यूक्लियर पावर से लड़ रहा है, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ इजराइल है, वहां सेना को लगता है, ईरान की सेना को लगता है कि उसे मुस्तफा खामनाई जैसा हार्ड लाइनर नेता चाहिए जो उनके लिए रास्ता आसान कर सके एटम बम बनाने का, न्यूक्लियर बम बनाने का। अब हालांकि इमाम खामनाई नहीं चाहते थे कि परमाणु बम बने जिससे दुनिया का विध्वंस हो, लेकिन मुस्तफा खामनाई का मानना है कि जहां ईरान के अस्तित्व का सवाल है और जहां न्यूक्लियर पावर, दुर्दांत न्यूक्लियर पावर सामने खड़ी हैं, वहां पर ईरान के पास इस तरह का डिटरेंस, इस तरह की ढाल होनी चाहिए जहां वो अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर सकें। तो सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में मुस्तफा खामनाई कोई नया फतवा जारी करते हैं जिससे इस्लामिक सेना का रास्ता आसान हो सके न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और वहाँ की लीडरशिप को पहले से अंदेशा था कि मुस्तफा खामनाई ही सुप्रीम लीडर बनेंगे, क्योंकि इस्लामिक आर्मी की ज़बरदस्त बैकिंग है, और अगर वो बनते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बम भी बन सकता है। इसलिए अमेरिका और इजराइल एक जॉइंट कमांडो ऑपरेशन करना चाहते हैं, जिसका संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। और इस कमांडो ऑपरेशन के पीछे खेल ये है कि जहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं और ज़मीन के नीचे एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार छुपा हुआ है, उसको कमांडो रेड के ज़रिए उठाना चाहते हैं। यानी जिस तरह से वेनेजुएला में ऑपरेशन करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को एब्डक्ट करके उठा के ले गए ट्रंप चाहते हैं कि अगर ये एनरिच यूरेनियम एक कमांडो ऑपरेशन में वो उठा ले जाएं तो फिर ये बड़ा खतरा वो टाल सकते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप अमरीश मिश्रा को सुने, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके हौसला अफजाई से ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आपके समर्थन से ही ये चैनल चल रहा है। और मैं इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को दोस्तों से कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें, साझा करिए इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कोई कमी है तो वो भी लिखिएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि अगले 48 घंटे या अगले 48 घंटे से 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस युद्ध में। कुछ भी हो सकता है, खेल पलट सकता है। अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या कमांडो रेड होगी या फिर मुस्तफा खामनाई कुछ अजूबा कर देंगे ईरान के लिए? मैंने ईरान के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा को आज फिर बुलाया है, और कई अंदर की जानकारियां उनके पास हैं, क्योंकि मुस्तफा खामनाई को आज से नहीं बरसों से जान रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बार अमरीश मिश्रा को सुनना चाहिए, क्योंकि जंग में जो कुछ होने जा रहा है ये 2-3 दिन के अंदर वही जंग का रुख तय करने जा रहा है। मेरा जो पहला सवाल है अमरीश भाई आपसे, कि इमाम खामनाई नहीं चाहते थे कि उनका जो बेटा है मुस्तफा खामनाई वो उनका उत्तराधिकारी बने, वो उनका वारिस बने, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मुस्तफा खामनाई को ही जो है चुन लिया गया वारिस? देखिए दीपक, की बात यह है कि अब इमाम खामनेई चाहते थे नहीं चाहते थे, इसके बारे में अटकलें हैं। सवाल यहां पर यह है कि इमाम खामनेई की शहादत के बाद अब वो असेंबली और एक्सपर्ट्स पर था कि वो किसे चुने। हालांकि यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ऐसे आदमी को चुने जाना था, क्योंकि ये सबसे नाजुक वक्त है ईरानी जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है, जो रिजीम है, उसके काल का ये सबसे नाजुक वक्त है। मतलब इस समय ये स्थिति है कि जीने मरने का सवाल ही आप जानते हैं।
उसका एग्जिस्टेंस स्टेक पे है, तो एक ऐसा आदमी चाहिए था जो एक तो विचारधारा में, आइडियोलॉजी में, जिसको हम हाइडलाइनर कहते हैं, मैं हाइडलाइनर नहीं कहता, मैं कहता हूं कि वो रेवोल्यूशनरी है, मतलब क्रांतिकारी, जो क्रांति है उसके विचारधारा पे। उसके अलावा आज का जो चैलेंज है, वो चैलेंज ये जी। है कि दो दो न्यूक्लियर पावर से ईरान लड़ रहा है। तो इन दो न्यूक्लियर पावर से लड़ने के लिए ईरान भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन बनाए। ये देखिए एक पूरा था, और वो बिना सुप्रीम लीडर के फतवे के नहीं हो सकता, क्योंकि अली खामनेई, इमाम खामनेई का फतवा था कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बन सकता है। लेकिन जैसा है कि इस्लाम के जूरिस्प्रूडेंस में स्थिति के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती है, और जो मुश्तबा खामनेई है वो इस लाइन के थे कि ईरान को न्यूक्लियर होना चाहिए, वरना ईरान का वजूद मिट जाएगा। ओह, बड़ी बात आपने कही। आप कह रहे हैं कि अली खामनाई के बेटे मुस्तबा खामनाई वो हार्डलाइनर थे और वो चाहते थे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, यानी जो उनके वालिद, उनके जो फादर थे, उनकी आइडियोलॉजी से थोड़ा अलग आइडियोलॉजी मुस्तबा खामनाई की है। और आपने तर्क ये दिया कि क्योंकि ईरान की अल्टीमेटली लड़ाई जो होनी थी या हो रही है वो अमेरिका से होनी है, इजराइल से होनी है, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो न्यूक्लियर हथियार से लड़ने के लिए न्यूक्लियर हथियार ईरान को चाहिए, उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है। क्या यही वजह है कि जो इस्लामिक आर्मी है, जो इस्लामिक सेना है ईरान की, उसमें जो युवा अधिकारी हैं, फौजी हैं, क्या वो भी चाहते थे कि मुस्तबा जो हैं वही जो हैं वो चीफ बने, सुप्रीम लीडर बने? 100%। ये वो देखिए, इस समय जो ईरान में मूड है वो यही है, क्योंकि हम इसराइल और अमेरिका से लड़ रहे हैं, तो एक हमें ऐसा इस समय सुप्रीम लीडर चाहिए जो ऑल आउट जाए। ऑल आउट का मतलब यह है कि कोई रिस्ट्रेन ना हो। बीच में जो ये सब बातें आती है कि नहीं हम यूएई के कुछ मुल्कों पे हमला नहीं करेंगे, फिर आती है करेंगे, इस तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। सुप्रीम लीडर हो एक, उसकी जो बात है, सारे जो बाकी उसके नीचे लीडर्स हैं उस तक अपनी बात पहुंचाएं, फिर वो जो कहे वही हो। ये देखिए एक पूरा इस समय वॉर टाइम सिचुएशन, उसमें एक कमांडर चाहिए, सिंगल, और जो सब कुछ अपने में समेटे हुए। तो मुश्तबा खामने से अच्छा कोई था ही नहीं जो सब कुछ समेटे हुए अपने अंदर। हर एक ब्रांच जो है वहां जी, पर जी, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे इंटेलेक्चुअल ब्रांच हो, मिलिट्री ब्रांच हो, पॉलिटिकल ब्रांच हो, जुडिशियल ब्रांच हो, सब। जी। एक चीज़ और, क्योंकि आप ईरान में थे, आप मुस्तबा खामनेई के जो सहयोगी हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, और जो इमाम खामनेई हैं उनके सलाहकारों से आप मिलकर आए। आर्मी के जो यंग ऑफिसर्स हैं इस्लामिक आर्मी के, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई। आपको क्या लगता है, मतलब आपकी अपनी जो एक सोच है ईरान से लौटकर, कि क्या मुस्तबा खामनाई ये जो न्यूक्लियर बम है इसकी इजाज़त दे देंगे सेना को? आपको ऐसा लगता है? 100%। देखिए, मुश्तबा खामनेई का काम है फतवा देना, बाकी तो साइंटिस्ट और सेना वो तो तैयारी है ना। वो तो देखिए, जो अमेरिका कमांडो ऑपरेशन करना चाहता है, और उसको इस बात का एहसास था कि मुश्तबा खामनेई बनना चाहते हैं, और ट्रंप ने बड़ी हास्यास्पद बात भी कही थी कि उन सुप्रीम लीडर के बनने में हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए। चलिए उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन अमेरिका में जो सीरियस लोग हैं वो इस बात को समझ रहे थे, इसीलिए वो कमांडो ऑपरेशन, इसकी बात हो रही है कि इस्पाहान में जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, उसको हम लोग फिजिकली वहां पहुंच के उठा ले। अब ये ओ, बड़ी अजीब सी बात है, इस पे अलग चर्चा होगी, लेकिन मतलब ये जो नहीं, हड़बड़ी है अमेरिका और इसराइल में, ये डबल हो गई। मतलब आप कह रहे हैं कि चाहे ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, मोसाद हो, या अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए हो, इनको इस बात का अंदेशा था कि मुस्तबा खामनाई जब बनेंगे तो फिर वो फतवा जारी कर सकते हैं न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, और न्यूक्लियर बम बहुत जल्दी बन भी सकता है क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी ईरान के पास है। तो इससे पहले कि फतवा जारी हो, बम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो, अ, अमेरिका और इज़राइल एक संयुक्त रेड करना चाहते थे, जैसे वेनेजुला में किया उन्होंने, और वेनेजुला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा कर ले गए। इसी तरह से वो यूरेनियम उठा के ले जाते, कमांडो ऑपरेशन होता, जहाँ पर यूरेनियम ज़मीन के अंदर है, ये एनरिच्ड यूरेनियम, जिससे न्यूक्लियर बम बनने जा रहा था। यानी जो न्यूक्लियर बम बनाने का जो मेन मटेरियल है, उस मटेरियल को
एक कमांडो कार्रवाई में अमेरिका ले जाता, ये आप कहना जी चाह रहे हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली वो ले जाता। और इस तरीके से अब इसमें वो संभव है कि नहीं, वो हो सकता है कि नहीं, वो एक अलग सवाल है, उसमें कितना रिस्क है। अब यूरेनियम इनरिचमेंट, इनरिच्ड यूरेनियम को आज तक किसी ने एक जगह से दूसरे जगह रेड करके नहीं उठाया, क्योंकि रेड में तो कुछ भी हो सकता है, गोलियां चल सकती हैं। पिछली रेड अमेरिका की बुरी तरह फेल हुई थी, तो रेड में तो कुछ भी हो सकता है। और एनरिच तो ये जो एक है, अमेरिका और इजराइल में भी लोग कह रहे हैं बहुत हजार्डस है, बहुत मुश्किल, बहुत ही इसमें खतरे हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बने, इसके लिए वो कटिबद्ध है, और इधर ईरान कटिबद्ध है कि न्यूक्लियर वेपन बनाए। एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। जैसे इमाम खामनेई थे, आप ही ने कहा कि भाई उसूलों के पक्के थे। उन्होंने कहा मैं बंकर में नहीं छुपूंगा, मैं छुप के नहीं रह सकता, मैं तो मस्जिद भी जाऊंगा, मैं तो नमाज भी मस्जिद में पढ़ूंगा, मैं तो खोमेनी की जो मज़ार है जहाँ उनकी कब्र है वहाँ भी मैं जाऊंगा, मैं तकरीर भी करूंगा चाहे युद्ध हो। और शायद यही वजह थी कि इमाम खामनेई की मौत बहुत आसान हो गई, टारगेट बहुत आसान हो गया जब वो उसी दफ्तर में चले गए जो दफ्तर में वो रोज़ाना बैठते थे, और जंग में भी उसी दफ्तर में गए। इसकी वजह से एक बहुत इजी टारगेट इजराइल को मिला। क्या मुश्तबा खामनेई थोड़ी सी चालाकी करेंगे, थोड़ा सा छुप के चलेंगे? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस के साथ उनकी बहुत बनती है। जो ईरान की इंटेलिजेंस है, मुश्तबा उसको कंट्रोल भी करते थे, और उनका सेना में और खुफिया एजेंसियों में बड़ा इंटरेस्ट था। क्या इस दौर में जब नेतन्याहू कह रहे हैं कि नए सुप्रीम लीडर को हम किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, वो हमारे नंबर एक टारगेट पर है, क्या मुश्तबा खामनेई आपको लगता है थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे, देखिए, बंकर वंकर एहतियात में बरतने की, जाएंगे? जी जी, एहतियात बरतने की बात नहीं है। बात यह है कि इस समय एक नए दौर में ईरान चला गया है इमाम खामनेई के असैसिनेशन के बाद, तो वो हर तरह से उसी तरह से वो बिहेव नहीं करेंगे जैसे इमाम खामनेई करते थे, क्योंकि वो नए लीडर हैं, नए जनरेशन के हैं, और बहुत जी। सारी नई जो व्यवस्थाएं ईरान ने पैदा कर ली हैं, चाहे वो जामिंग की हो, चाहे वो कहां पर लीडर है उसकी खबर दूसरे तक ना पहुंच पाए, उस सारी व्यवस्थाएं जो नई टेक्नोलॉजी ईरान ने डेवलप कर ली है, और कुछ रशिया और चाइना की भी मदद से उसको इस्तेमाल किया जाएगा इनको प्रोटेक्ट करने में, ताकि ये अपना जो सुप्रीम लीडर अपना जो काम है वो बखूबी निभा सके। ये स्थिति। चलिए, दो तीन बातें दोस्तों अमरीश मिश्रा ने बताई, ईरान के एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मुश्तबा खामनेई जो हैं वो नई जनरेशन के लीडर हैं, और उनके जो वालिद हैं इमाम खामनेई नहीं चाहते थे कि घर से ही कोई नया सुप्रीम लीडर बने, लेकिन प्रेशर इतना था इस्लामिक सेना का कि वो चाहती थी कि किसी न किसी सूरत से मुश्तबा बन जाएं, और मुश्तबा के बनने से न्यूक्लियर बम का रास्ता आसान हो सकता है। न्यूक्लियर बम की इस वक्त ईरान को ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि अस्तित्व का संकट है पूरे देश का। वो दो न्यूक्लियर पावर से लड़ रहा है। अगर न्यूक्लियर बम होता तो शायद ये जंग यहाँ तक पहुँचती नहीं, नौबत नहीं आती, क्योंकि न्यूक्लियर एक हथियार नहीं बल्कि एक ढाल है, एक डिटरेंस है। और अगर आज ईरान के पास ये न्यूक्लियर बम होता तो शायद जो हमले हो रहे हैं, ये जो युद्ध है, ये हमको देखने को ना मिलता। ईरान की वही स्थिति होती जहाँ तक ढाल की बात है, क्योंकि रशिया ले लीजिए या नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, इसलिए कोई हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है, और हो सकता है ये रास्ता आसान कर दें। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही अमरीश जी ने, कि अमेरिका चाहता है कि इससे पहले कि ये न्यूक्लियर बम का प्रोसेस शुरू हो, क्यों ना एक कमांडो रेड करके वो जो एनरिच यूरेनियम है, जो मटेरियल है जिससे ये बम बनेगा, क्यों ना उसको वहां से हम रिट्रीव करके, जिस तरह से हमने वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया था, ये यूरेनियम जो जमीन में गड़ा है इसको उठा के हम ले जाएं कमांडो रेड में। अब जो कुछ है बहुत सस्पेंस है, बहुत मिस्ट्री है, आगे क्या होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि अ, बहुत कुछ ऐसा घटेगा जो शायद इतिहास में हमने कभी देखा ना हो। जिस दहलीज पर ये जंग पहुंच रही है, जिस मोड़ पर ये जंग आ रही है, तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर ईरान ने इस बीच बम बना लिया न्यूक्लियर का, और एक फतवा मुश्तबा खामनेई ने जारी कर दिया, तो ये सही बात है कि इसराइल और अमेरिका को इससे बड़ा झटका फिर नहीं मिल सकता है।
अमरीश जी, आप आए, बहुत आसानी से इतना पेचीदा मामला आपने मतलब सुलझा के दोस्तों के आगे रख दिया कि मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। थैंक यू सो मच। आप समय इतने मसरूफ़ रहते हैं, इतने चैनल्स पर आते हैं, फ़ॉरेन चैनल्स पर आते हैं, उसके बाद आप समय दे देते हैं, ये आपका बड़प्पन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।